नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति पुरस्कार विजेता महिलाओं से की मुलाकात। महिला दिवस से एक दिन पहले उन्होंने इन महिलाओं के साथ महत्वपूर्ण विचार भी साझा किए। विधानसभा के उद्घाटन सत्र में राज्यपाल के संबोधन के विरोध का सिलसिला आंध्र प्रदेश में भी जारी रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि आसमान में उनके विमान के सामने एक अन्य विमान आ गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से बड़ा खतरा टला। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाली 21 साल के शनिकेश रविचंद्रन अब रूस के खिलाफ लोहा लेते नजर आएंगे। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने तीनों नगर निगमों के चुनाव की तिथि की घोषणा आज करेगा। चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति पुरस्कार की विजेताओं से मुलाकात की। महिला दिवस से एक दिन पहले उन्होंने इन महिलाओं के साथ महत्वपूर्ण विचार भी साझा किए। इन्हें राष्ट्रपति आज नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार प्राप्त करने वाली हस्तियों के साथ बातचीत भी करेंगे। सभी 28 पुरस्कार और 29 महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे, और जिसमें से 2020 के लिए 14 पुरस्कार और 2021 के लिए 14 पुरस्कार शामिल होंगे। ये पुरस्कार उन महिलाओं को दिए जाएंगे जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट सेवा की है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण 2020 का पुरस्कार समारोह जो था वो 2021 में आयोजित नहीं हो पाया। वर्ष 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं में उद्यमशीलता, कृषि और सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, अन्य जगहों पर वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं। 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं में भाषा विज्ञान, उद्यमशीलता, कृषि, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, मर्चेंट नेवी, शिक्षा, साहित्य, दिव्यांग जन अधिकार आदि क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाएं शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात के कच्छ के घोड़ोड में महिला तपस्वियों के एक संगोष्ठी को भी संबोधित करेंगे। और पीएमओ ने कहा है कि मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला संतों को संबोधित करेंगे। विधानसभा के उद्घाटन सत्र में राज्यपाल के संबोधन के विरोध का सिलसिला आंध्र प्रदेश में जो है वो जारी रहा। सोमवार को सदन के संयुक्त सत्र के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के विधायकों ने न सिर्फ राज्यपाल के संबोधन के दौरान बाधा डाली, बल्कि वेल में जाकर भाषा की प्रतिमा भी फाड़ी। राज्यपाल वापस जाओ के नारों के बीच राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने अपना स्वागत भाषण पूरा किया। टीडीपी विधायकों का आरोप था कि राज्यपाल संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षण देने में विफल रहे हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा छोड़कर लौट जाना चाहिए। हालांकि राज्यपाल ने अपना भाषण जो है वो जारी रखा, तो टीडीपी विधायकों ने कार्रवाई का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट कर दिया। हालांकि बाद में कांग्रेस विधायकों ने लॉबी में जमा होने की कोशिश भी की, लेकिन मार्शलों ने उन्हें रोक दिया। इस पर विवाद भी हुआ। विधायक लॉबी में ही धरने पर बैठे गए और राज्यपाल के विरोध में नारेबाजी करते रहे। राज्यपाल का करीब 1 घंटे चला संबोधन समाप्त होने के बाद उन्हें मार्शलों की निगरानी में सदन से बाहर सुरक्षित राजभवन तक पहुंचाया गया। इससे पहले महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में भी राज्यपाल के संबोधन के बीच में हंगामा हुआ था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस रवैये पर आपत्ति जताते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताया। उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने की अपील भी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आसमान में उनके विमान के सामने एक अन्य बड़ा विमान आ गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ के चलते आमने सामने की टक्कर होते बची। दरअसल ममता शुक्रवार को वाराणसी से लौट रही थी, तभी उनकी चार्टर्ड उड़ान को बीच आसमान में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था। इसके चलते ममता की कमर और सीने में दर्द हुआ। ममता ने सोमवार को विधानसभा परिसर में कहा कि अचानक उनके विमान के सामने एक दूसरा विमान आ गया। यदि ऐसे ही हालात और 10 सेकंड बने रहते तो दोनों विमानों की आमने सामने टक्कर हो जाती। उन्होंने दावा किया कि उनका विमान किसी भी एयर पॉकेट से नहीं टकराया था। पायलट ने विमान को सुरक्षित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतारा। सीएम ममता दसाल्ट फाल्कन 2000 विमान में सवार थी और इसमें 19 लोग सवार हो सकते हैं। बंगाल सरकार ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से टर्बुलेंस को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही इसकी भी रिपोर्ट मांगी गई कि बनर्जी के चार्टर्ड विमान द्वारा लिए गए मार्ग को पूर्व मंजूरी दी गई थी। सीएम ममता दसाल्ट फाल्कन 2000 विमान में सवार थी और उसमें जो है
19 लोग सवार हो सकते हैं। बंगाल सरकार ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सामने ये मुद्दा रखा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले 21 साल के सैनिकेश रविचंद्रन अब रूस के खिलाफ लोहा लेते नजर आएंगे। वे जंग रूस होने के बाद यूक्रेनी सेना में शामिल हो गए हैं। इस बात की जानकारी सैनिकेश के माता पिता को भी नहीं थी। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उनके भी होश उड़ गए। दरअसल सैनिकेश रविचंद्रन पढ़ाई के सिलसिले में 2018 में यूक्रेन गए थे। वे खार्किव में नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे। जुलाई 2022 में उनकी पढ़ाई पूरी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सैनिकेश का उनके घर से संपर्क पूरी तरह टूट गया था। इधर भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया, लेकिन सैनिकेश की कोई जानकारी नहीं मिलने पर उनके माता पिता ने यूक्रेन में भारतीय दूतावास में संपर्क किया। जब दूतावास के अधिकारियों ने पता लगाया तो सामने आया कि सैनिकेश अब यूक्रेनी सेना का हिस्सा बन चुका है। उसने बताया कि वह रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यूक्रेनी सेना में शामिल हुआ था। इस दौरान सैनिकेश के माता पिता ने बताया कि वह पहले से ही सेना में शामिल होना चाहता था। उसके भारतीय सेना में शामिल होने के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग मंगलवार को तीनों नगर निगमों के चुनाव की तिथि की घोषणा करेगा। चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने इसका पूरा ब्यौरा जो है वो जल्द ही देंगे। चुनाव की तिथि घोषित होते ही राजधानी में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने गत माह ऐलान किया था कि तीनों नगर निगमों के चुनाव अप्रैल माह में कराए जाएंगे एवं चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित करेगा। बताया जा रहा है कि आयोग ने अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में रामनवमी के बाद चुनाव कराने का निर्णय लिया है और आयोग ने 10 से 20 अप्रैल के बीच चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का कार्यक्रम तय किया है। दरअसल 20 अप्रैल को चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनका प्रयास है कि इससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए। वर्ष 2012 में अस्तित्व में आई तीनों नगर निगम में 272 वार्ड हैं। उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 26 विधानसभा क्षेत्र में 104 वार्ड है, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 16 विधानसभा क्षेत्र के 64 वार्ड हैं। तीनों नगर निगमों के दोनों चुनाव और उनके अस्तित्व में आने से पहले 2007 में एकीकृत नगर निगम के अंतिम चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी। इस तरह वह लगातार 3 बार नगर निगम चुनाव जीत चुकी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति पुरस्कार विजेता महिलाओं से की मुलाकात। महिला दिवस से एक दिन पहले उन्होंने इन महिलाओं के साथ महत्वपूर्ण विचार भी साझा किए। विधानसभा के उद्घाटन सत्र में राज्यपाल के संबोधन के विरोध का सिलसिला आंध्र प्रदेश में भी जारी रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि आसमान में उनके विमान के सामने एक अन्य विमान आ गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से बड़ा खतरा टला। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाली 21 साल के सैनिकेश रविचंद्रन अब रूस के खिलाफ लोहा लेते नजर आएंगे। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने तीनों नगर निगमों के चुनाव की तिथि की घोषणा आज करेगा। चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने जानकारी दी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना से पूर्व कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रदेश कार्यालय में होने वाली इस रणनीतिक बैठक में प्रदेश के दिग्गज नेताओं के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जुड़े कई नेता, अन्य प्रदेशों के मंत्री, विधायक और पर्यवेक्षक भाग लेंगे। 10 मार्च को मतगणना से पूर्व मंगलवार को ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का देहरादून पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, तीनों शहर प्रभारी दीपिका पांडे सिंह, कुलदीप इंदौरा और राजेश घरमाड़ा के साथ अन्य लोग मौजूद होंगे। इसके अलावा सांसद व
सीई सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री डीएम पाटिल, एमपी के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, राजस्थान के मंत्री राजेंद्र यादव, झारखंड की मंत्री बना गुप्ता के अलावा लोकसभा के 5 पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। जोशी ने बताया कि बैठक में मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के साथ ही नतीजों पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ राष्ट्रीय नेता भी उत्तराखंड के पर्यवेक्षक में पल पल की खबरों पर नजर बनाए रखेंगे। पंजाब में 16वीं विधानसभा के गठन के लिए जारी चुनाव प्रक्रिया अपने समापन की तरफ बढ़ रही है। वहीं सूबे की 5 राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार को चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार जो है पंजाब में कुल 7 चरणों में जो है 7 राज्यसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 पर मौजूदा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा, नरेश गुजराल, श्वेत मलिक और प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो का अप्रैल में कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इन्हीं 5 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान किया गया है, जिसके लिए नोटिफिकेशन 14 मार्च को जारी होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 मार्च को निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच का काम 22 मार्च को होगा। नामांकन वापस लेने का काम 24 मार्च तक होगा। मतदान 31 मार्च को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगा और उसके बाद 5 बजे चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चंडीगढ़ नगर निगम सदन की बैठक में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के से राज्यसभा में सदस्य के लिए एजेंडा पास कर दिया गया है। अब नगर निगम अपना प्रस्ताव प्रशासन को भी भेजेगा। चुनावी रण के अंतिम द्वार पर पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर हुई जंग में अधिकतर पर भाजपा और सपा के बीच सीधी ही टक्कर रही, जबकि कई सीटों पर बसपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी जोर दिखाया है। प्रतिद्वंदी के सामने कड़ी चुनौती देखते हुए कुछ सीटों पर बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी की मौजूदगी के चलते त्रिकोणीय लड़ाई भी हुई है। अंतिम चरण में प्रदेश सरकार में मंत्री रहे नीलकंठ तिवारी, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, रमाशंकर पटेल, संगीता बलवंत, गिरीश चंद्र यादव के अलावा भाजपा से सपा में आए दारा सिंह चौहान, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर को जहां कड़े संघर्ष से जूझना पड़ा, वहीं मतदाताओं की कसौटी और खामोशी ने जरूर मैदान में डटे योद्धाओं के माथे पर बल डाल रखा है। 7वें चरण में भी कहीं जात का मुद्दा चला तो कहीं धर्म प्रभावी रहा। गंगा की लहरों के साथ उफान मार रही पुरबिया पट्टी की सियासत में सोमवार को माहौल काफी गर्म रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सरकार के काम और अपने सांसद के प्रति स्नेह को ध्यान में रखकर मतदाता बूथों पर पहुंचे थे। भदोई की ज्ञानपुर सीट पर प्रगतिशील समाज पार्टी के विधायक विजय मिश्र प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ सीधा मुकाबला करते हुए दिखे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शिवसेना सहित मुंबई महानगर पालिका ने केंद्रीय मंत्री राणे को नोटिस जारी किया है और 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। बीएमसी की यह नोटिस उनके जुहू स्थित आदिश बंगले की कथित तौर पर अनाधिकृत रूप से किए गए बदलाव को लेकर जारी हुई है। बीएमसी की ओर से जारी किए नोटिस में कहा गया है कि बंगले में हुए अनाधिकृत निर्माण को लेकर उचित कारण बताएं, आखिर इस तरह का बदलाव क्यों किया गया है। नोटिस में बंगले के भूतल और 8 मंजिलों में से 7 में बदलाव किए जाने के मामले का उल्लेख भी किया गया है। बीएमसी के एक अधिकारी का कहना है कि पहली मंजिल से 8वीं मंजिल तक बगीचे की जगह रूम बनवाए गए हैं, जबकि नियम के अनुसार 8 मंजिले बंगले में सभी फ्लोर पर बगीचे का क्षेत्र होना आवश्यक है। गौरतलब है कि बीएमसी की टीम ने पिछले दिनों समुद्र तटीय नियामक क्षेत्र के मानक के उल्लंघन के लिए राणे के अधीश बंगले का निरीक्षण किया था। उसके बाद राणे को बीएमसी अधिनियम 1888 की धारा 351 के तहत नोटिस जारी किया गया। बीएमसी के पश्चिम वार्ड के अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि बंगले में किए गए परिवर्तन को अनुमोदित योजना के अनुरूप नहीं थे और इसलिए बीएमसी अधिनियम की धारा 351 द्वारा उनको नोटिस भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी समेत सभी स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक स्मारक डॉक्टर नवरत्न पाठक ने यह आदेश जारी किया है। यह पहली बार है जब महिला दिवस पर पुरुषों को भी स्मारकों में बिना टिकट प्रवेश दिया जा रहा है। बीते 2 साल केवल महिलाओं के लिए ही यह सुविधा दी गई थी।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 4 मार्च को आदेश जारी किया कि महिला दिवस पर स्मारकों में महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। लेकिन सोमवार को जारी आदेश में न केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों को भी निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से यह भी आदेश जारी किया गया है कि मंगलवार सुबह से ही ताजमहल में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। आगरा सर्किल के अधीक्षण पुरातत्व डॉक्टर राजकुमार पटेल ने बताया कि मंगलवार को महिला दिवस पर सभी स्मारकों में पर्यटकों के लिए निःशुल्क प्रवेश किया जा सकेगा। शाहजहां के उर्स के सप्ताह भर के बाद पर्यटकों को मंगलवार को ताजमहल देखने का निःशुल्क मौका मिल पाएगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति पुरस्कार विजेता महिलाओं से की मुलाकात। महिला दिवस से एक दिन पहले उन्होंने इन महिलाओं के साथ महत्वपूर्ण विचार भी साझा किए। विधानसभा के उद्घाटन सत्र में राज्यपाल के संबोधन के विरोध का सिलसिला आंध्र प्रदेश में भी जारी रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि आसमान में उनके विमान के सामने एक अन्य विमान आ गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से बड़ा खतरा टला। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले 21 साल के शनिकेश रविचंद्रन अब रूस के खिलाफ लोहा लेते नजर आएंगे। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने तीनों नगर निगमों के चुनाव की तिथि की घोषणा आज करेगा। चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने जानकारी दी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। हरियाणा सरकार अपना तीसरा आम बजट मंगलवार को यानी कि आज पेश करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री सुबह जो है कुछ ही देर बाद बजट प्रस्तुत करेंगे। डिजिटल तरीके से बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह बजट महिलाओं को समर्पित रह सकता है, चूंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और इसके अलावा बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, सार्वजनिक परिवहन, युवाओं, गरीब उत्थान, खिलाड़ियों व स्वावलंबन पर निर्भर रहने की उम्मीद जताई गई है। प्रदेश का हर वर्ग बजट से उम्मीद लगाए हुए है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली पर कोई घोषणा होने की उम्मीद है और इसके साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मानदेय बढ़ने की उम्मीद लगाए हुए हैं। मनोहर लाल के पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए कौन कौन सी सौगात निकलती हैं, इसका खुलासा तो बजट भाषण सार्वजनिक होने पर ही होगा। हरियाणा में 15 साल रहने वाला ही सरकारी नौकरी का हकदार होगा। 5 साल रहने के बाद बनने वाले मूल निवासी प्रमाण पत्र का लाभ अब सरकारी नौकरियों में नहीं मिलेगा। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण में ही इसका लाभ उठाया जा सकेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में बताया कि 5 साल के मूल निवास प्रमाण पत्र की सरकारी नौकरियों के लिए वैधता अधिसूचना सरकार ने रोक दी है। वे राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बलियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि 10 मार्च को सभी को अपनी वोट की निगरानी करनी है। यह देखना है कि जिसको वोट दिया है ये वोट उसी को मिला है या नहीं। किसी भी तरह की धांधलेबाजी से हालात बिगड़ सकते हैं और इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। मतगणना पूरी निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। नरेश टिकैत और जिले के खाप चौधरियों ने सोमवार को MSK रोड स्थित फार्म हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि कुछ माह पूर्व पंचायत चुनाव में भाजपा का सत्ता का दुरुपयोग पूरी दुनिया ने देखा है। विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन धांधलेबाजी भी हो सकती है। पंचायत चुनाव में जनता खामोश थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि मतगणना के दिन सभी लोग एकजुट रहें, कानून के दायरे में रहकर धांधलेबाजी का पुरजोर विरोध करें। उन्होंने कहा कि विजय जुलूस से भी परहेज करें। धारा 144 को लेकर नरेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन धारा 288 भी लागू कर दे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किसान ट्रैक्टर पर अपने वोट की निगरानी के लिए आएंगे। हमारा मकसद शांति व्यवस्था को खराब करना नहीं है, लेकिन लोग एकजुट होंगे तो प्रशासन पर दबाव रहेगा कि वह निष्पक्ष मतगणना कराए। उन्होंने कहा कि भाजपा किसान और मजदूर विरोधी रही है, जिसके चलते किसानों को एकजुट होना पड़ा है। इस सरकार की गलत नीतियों के चलते ही किसान 13 माह तक आंदोलन उनको करना पड़ा और जिसमें से 750 किसान शहीद भी हुए। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा सीट को लेकर सोमवार सुबह से ही तनातनी चल रही है। सपा जेडीयू के समर्थक एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे थे।
बीच मतदान समाप्त होने के बाद रीठी में दो दलों के समर्थकों में मारपीट देखी गई। तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की भी घटना हुई है। फायरिंग भी चर्चा में है। घटना में सपा का एक कार्यकर्ता घायल हो गया, उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। सपा जनों का आरोप है कि उसे गोली लगी है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों ने इससे इनकार किया है। सीएमएस डॉक्टर एसके शर्मा ने कहा कि अक्सर रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। सोमवार को पूरे दिन सपा मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मतदान का आरोप लगाती रही। जेडीयू के समर्थक भी यही आरोप लगा रहे थे। सपा ने ट्वीट कर इसकी निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है। रीठी बूथ पर फर्जी मतदान के आरोप लगते रहे। रीठी बूथ पर मतदान के बाद सभी रवाना हो गए। इसी बीच थोड़ा आगे रीठी बाजार में सपा समर्थकों का कुछ लोगों से फर्जी मतदान को लेकर विवाद हो गया। मामला बढ़ते देख ईंट पत्थर तक चलने लगे। इससे भगदड़ मच गई। फायरिंग की भी चर्चा रही और इसमें कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ईटीबीपी वाले मतदाताओं को जारी मतपत्रों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ऐसे में मतों को निरस्त करवाए जाने की मांग की है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से निर्गत किए गए सर्विस मतदाताओं के पोस्टल बैलेट की सूचना में ऐसे नाम मौजूद हैं जो सेवानिवृत्ति हो चुके हैं या लंबे अवकाश पर हैं। इस प्रकार का प्रकरण जो है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सामने आया है, जहां पर सर्विस मतदाताओं का कोई भी टीपीबीएस की ओर से जारी किए गए डाक महापत्रों की कुल संख्या 3181 है और इस सूची का निरीक्षण करने पर प्रथम दस्ता लगभग 206 सर्विस मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो सेवा निवृत्ति हो चुके हैं। चारा घोटाले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल अपील से जनमानस याचिका की त्रुटियों को उनके अधिवक्ता द्वारा दूर कर ली गई हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका की त्रुटियां दूर करने के लिए 7 मार्च तक का समय दिया था। प्रार्थी की ओर से कोर्ट के आदेश के आलोक में त्रुटियों को दूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि चारा घोटाले मामले में सीबीआई अदालत के ताजा फैसले के खिलाफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 24 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं उसके वकील ने जमानत याचिका दायर कर दी थी। चारा घोटाले के 5वें केस में 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने यादव को 5 साल की कैद की सजा सुनाई थी और उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। अदालत ने यादव को 15 फरवरी का दोषी करार दिया था, जबकि 99 आरोपियों में से 24 को बरी कर दिया गया था। 46 दोषियों को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई अदालत ने यादव को डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के चलते दोषी पाया था और इसके चलते उन्हें सजा सुनाई गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति पुरस्कार विजेता महिलाओं से की मुलाकात। महिला दिवस से एक दिन पहले उन्होंने इन महिलाओं के साथ महत्वपूर्ण विचार भी साझा किए। विधानसभा के उद्घाटन सत्र में राज्यपाल के संबोधन के विरोध का सिलसिला आंध्र प्रदेश में भी जारी रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि आसमान में उनके विमान के सामने एक अन्य विमान आ गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से बड़ा खतरा टला। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले 21 साल के शनिकेश रविचंद्रन अब रूस के खिलाफ लोहा लेते नजर आएंगे। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने तीनों नगर निगमों के चुनाव की तिथि की घोषणा आज करेगा। चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी।